अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HCL टेक कैंपस का आज मादापुर में किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत का मकसद तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत वाली रियासत बनाना है। रेवंत रेड्डी हुकूमत अपने तमाम वादों को करे पूरा, अवाम की फलाह बहबूद के कामों में ताख़ीर न की जाए। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत टनल में फंसे अफराद को बेहिफाजत निकालने की कर रही है भी तमाम तर कोशिशें। अपोजिशन का काम इल्ज़ामात लगाना और तनकीद करना रह गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जारी किया रायबरेली दौरे का वीडियो। कहा, अवाम की आवाज़ सुनने किया गया था दौरा। मरकजी काबीना ने वक्फ तरमीमी बिल को दी मंजूरी। 10 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से में पेशी का इम्कान। और तूफान अल अहरार के पहले मरहले के 7वें बैच में आज जुमेरात की सुबह 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। जज्बाती मनाजिर देखे गए। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत का मकसद तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत वाली रियासत बनाना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HCL टेक कैंपस का आज मादापुर में इफ्तिताह करने के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना की तरक्की के लिए इकदाम शुरू किए गए तो इल्ज़ामात लगाए गए कि तेलंगाना आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन डाउस दौरा और बैरूनी कंपनियों की सरमाकारी के बाद सब पर वाज़ेह हो गया कि तेलंगाना तेज़ी के साथ तरक्की के रास्ते तय कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि हैदराबाद का मुकाबला बेंगलुरु मुंबई से नहीं, हम दुनिया के बड़े शहरों से मुकाबला कर रहे हैं। All of you wonderful professionals, I'm happy to inaugurate the KRC campus of HCL in Hyderabad. Every day these days I'm either signing new MOUs with multinational and big corporations come to Hyderabad, or we are inaugurating new facilities of MOUs we signed last year. Today, Hyderabad and Telangana are the fastest growing city and state in the entire country. In just over 1 year, I'm proud to share we have received highest investments in Telangana, both domestic and foreign. We have made it the #1 in job creations. We have highest AI adoption and lowest inflation. When I first said I will make Telangana $1 trillion GDP state, some people said it was not possible. Now, after 2 trips to Davos, where we signed 40,000 crores and 1.78 lakh crores MOUs, every 1 year, everyone is saying yes, Telangana raising cannot be stopped. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने सी सैलम कैनाल वाक़े को लेकर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदें भी की और ये भी कहा कि रेवंत रेड्डी इक़्तिदार में रहते हुए बहुत कुछ काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के कामों को पूरा नहीं किया गया। KTR ने भी कहा कि 15 महीनों से हुकूमत सिर्फ वक्त गुजारी का काम कर रही है। Well, all I would say is, एक हिंदी में जो कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, मतलब काम नहीं करना आता, किसी और को बदनाम करके काम चला लो, ये कहाँ की रीत है? आपकी गवर्नमेंट ने जो GSI को कंसल्ट करे बगैर, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करे बगैर, जो प्रोजेक्ट 10-15 साल पुरानी है, उसको ऐसे ही शुरू कर दिया लालच में। आज उस वजह से 8 वर्कर वहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी को नहीं मालूम वो जिंदा है कि मर गए। आप उनकी देखभाल देखने के बजाय आप क्या कर रहे हो? किसी ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया आपने कि वो जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी गलती है। मैं रेवंत रेड्डी जी से कहूँगा, आपको एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको, यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर द चीफ मिनिस्टर, यू आर रनिंग द स्टेट नाउ। कंसिडर इट as a huge opportunity, consider it as a huge responsibility. Work on things which will make Telangana better, which will make your image better, instead of trying to sift the blame to somebody else. All I would tell the Chief Minister is, behave responsibly, talk like a Chief Minister, not a cheap minister.
और एक एलिगेशन ये लगाते हैं कि जो 3 सस्पिशियस चीज़ें हमें डेथ हुए हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में अरे भाई, सत्ता में तो वो है, सत्ता में रेवंत रेड्डी जी हैं, सत्ता में मोदी जी हैं। अगर उनको कुछ जांच करनी है, तहकीकात करनी है, उनको कुछ इंक्वायरी बिठाना है, आराम से बिठा ले, क्योंकि वो काम तो करते नहीं है, टाइम पास करते हैं। लोगों के लिए कुछ काम तो करना आता नहीं है। जो वादे किए गए 420 वादे अमल तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही हथेली में जन्नत दिखा के लोगों को गुमराह करके वोट तो ले लिया। आज किसी भी तरह एक अटेंशन डाइवर्शन गेम खेल के किसी को बदनाम करना चाहते हैं। मैं बस उनसे इतना ही कहूंगा, जो करना चाहो करो, क्योंकि 15 महीने से आप तो यही करते आ रहे हो, टाइम पास, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्शन। सीनियर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत टनल में फंसे अफराद को बेहिफाजत निकालने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। रियासती वज़रा कैंप किए हुए हैं और अपोजिशन की तनकीदें और जांच की मांग अफसोसनाक है, क्योंकि पहली तरजीह वर्कर्स की जान बचाने की है। उन्होंने इस मौके पर KTR और BRS और BJP लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। SLBC टनल में लीकेज हो रहा, लोग भागे, थोड़े लोग अभी भी अंदर है। उसके ऊपर से चीफ मिनिस्टर इमीडिएट मंत्रियों को भिजाया, इरिगेशन मिनिस्टर गया, लोकल भी गया। अब वह काम चल रहा, कोशिश कर रहे कैसा वो 8 लोगों को बचाने का काम कर रहे। दूसरे तरफ अपोजिशन क्यों ये बयानबाजी करते हो, जुडिशरी इंक्वायरी होना। अरे भैया, पहले तो लोगों को बचाओ, उसके बाद क्या इंक्वायरी करना करो, ऐसे बात नहीं करना। आप भी कल तक मिनिस्टर थे, लोगों की जान की परवाह नहीं है आपको, ओनली स्टेटमेंटों की परवाह हो ना क्या। हमारे KTR जी ऐसा बयानबाजी देने से लोगों का मन भी टूट जाता, जो मेहनत कर रहे। अरे हम एक तरफ दिन रात मेहनत कर रहे, ऊपर से जुडिशियल इंक्वायरी करना। अरे भाई, वो बाद में देखेंगे, पहले तो लोगों को बचाने का काम करो। कल तक तो आप भी थे मिनिस्टर, इमीडिएट होता। कभी कभी इंसान अपना काम करता, मेहनत करता, कभी कभी ऊपर वाला का भी आशीर्वाद होना चाहिए। ऐसे बयान देने से लोगों का दिल टूट जाता। मेरा अपोजिशन का मतलब है, जब कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसको मदद भी करना, खुद भी जाना, मैं भी आऊंगा लोगों को बचाने का बोले, तो उससे एक आपका इमेज बढ़ता। इससे आपका इमेज डाउन हो रहा, लोग हंस रहे। अरे एक तरफ 8 लोग अभी भी पड़े हुए उसमें टनल में, उनकी है जिंदा है या नहीं तो गुजर गए, ये पता ही नहीं है। उसकी कोशिश कर रहे, सिगरेनी वर्कर्स कर रहे, डिफेंस वाले कर रहे, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। उस वक्त ये बयानबाजी बंद करना, इससे लोगों का दिल टूट जाता, इससे गरीबों का नुकसान होता। ऐसा बयानबाजी बाद भी कर सकते, आपको काफी टाइम है, असेंबली में टाइम है, बाहर है। पहले लोगों को बचाने का काम करेंगे तो लोग भी खुश होंगे। मगर आप एक तरफ मेहनत कर रहे, दूसरी तरफ उनको नुक्ताचीन करेंगे, उनको बेइज्जती करेंगे, तो इससे किसका फायदा होगा? आपका पॉलिटिकल के वास्ते लोगों को मारने का काम। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 3 नशिस्तों के लिए रायदही हुई। मेदक, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट MLC नशिस्त के तहत जुमला 15 नए अजला में 773 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ग्रेजुएट MLC नशिस्त के लिए जुमला 56 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मेदक, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद टीचर्स जुमरे की नशिस्त के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। वाज़ेह है कि ग्रेजुएट सीट पर कांग्रेस और BJP के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जबकि BRS इलेक्शन मैदान में मौजूद ही नहीं है। इस दौरान रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के रवां साल भी हैदराबाद में कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 20 सालों से इसका सिलसिला जारी है। अद्वियात पर रिसर्च और उसकी तैयारी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे कामों में पेशरफ्त एक खुश आइन अलामत है। आज बायो एशिया 2025 का जो कॉन्फ्रेंस आज समापन हुआ है, लगभग 20 साल से इस कॉन्फ्रेंस हर साल चलते हैं। इसमें दुनिया भर में जो हेल्थ सेक्टर में नया रिसर्च करते हैं, नए मेडिसिन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट तैयार करते हैं, नए मेडिसिन रिसर्च करते हैं, सभी लोग इसमें चर्चा करके आने वाले दिन में जो दुनिया में, देश में इस बायोसेंसस में नया टेक्नोलॉजी कैसा यूज करना,
मेडिसिन कैसा तैयार करना, मेडिकल इक्विपमेंट्स कैसा तैयार करना, इसी विषय पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। इस समय ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हेल्थ केयर सेक्टर के विषय पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस विषय पर भी हम लगातार इस एक्टिविटी पर भारत सरकार के द्वारा हम लगातार स्टार्टअप कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को हम एनकरेजमेंट भी दे रहे। PLI स्कीम भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हैदराबाद में यूके के डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। गाजा के अफराद के लिए मेडिकल सर्विसेज और तालीम समेत दीगर अहम उमूर पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये पूरा कैंड स्टोर्ड फूड था। ये 2-3 दिन खाने के बाद में जो है, मतलब जस्ट गिव एन एग्जांपल, मतलब आई वाज नॉट एबल टू ईट। और गाज़ा के और फ़लस्तीन के जो मुकामी हैं, ये फूड पे ये लोग सालों से सर्वाइव कर रहे हैं, सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। बच्चे, औरत, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गए। जस्ट इमेजिन ए जनरेशन जहाँ पे जो है न्यूबॉर्न्स आर नॉट एग्जिस्टेंट नाउ। छोटे बच्चे पूरे शहीद हो चुके हैं। अभी हाल में 2 दिन पहले जो है नॉर्थ ऑफ गाजा में जो है 5 बच्चे सिर्फ कोल्ड, सर्दी, क्योंकि जनरेटर में जो है पेट्रोल रेस्ट्रिक्टेड है। हॉस्पिटल्स जनरेटर पे चल रहे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे। और बच्चे जो है 5 बच्चे जो है सिर्फ सर्दी से जो है शहीद हो चुके हैं। ये जो है सीज फायर वक्तिया है, ये जीनोसाइड स्टॉप होना चाहिए। और ये मतलब ह्यूमन डिग्निटी जो है वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मतलब इसको इतना जो है डीह्यूमनाइज कर चुके हैं कि जो है रोज़मर्रा या तो गाज़ा के साइड या तो वेस्ट बैंक का जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, वहाँ पे जो है रोज़मर्रा आज की तारीख में 15-20 लोग जो है हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं रोज़, विदाउट एनी एग्जैजरेशन। सिर्फ वेस्ट बैंक की साइड ये 1 साल के अंदर 1200 से 1500 लोग को जो है शहीद कर चुके हैं। कई अरेस्ट हो चुके हैं, कई डॉक्टर्स जो है अभी भी, कई हेल्थ केयर वर्कर्स जो है अभी भी अरेस्टेड हैं। तो हालात काफ़ी मतलब ये जनरेशन में, मतलब ये ड्यूरिंग दिस टाइम, ये मॉडर्न इरा में वी आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ जीनोसाइड एंड दिस काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट एंड डीह्यूमनाइजेशन of a population and threatening a population to completely alienate them is very unfortunate. इंडियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर प्रोफेसर खादर और दीगर कायदीन ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लीग की नई वर्किंग कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। इस मौके पर मुस्लिम लीग कायदीन ने उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना में मज़ीद जोश व खरोश के साथ पार्टी उभर कर काम जारी रखेगी। Throughout India, we are conducting state general councils meetings, and next month or in April, we have to convene the National General Council meeting at Delhi. Therefore, in order to convene the National General Council, we have to conduct the state general councils and complete the work. Therefore, we are on that process. In the course of time, we have come here today to do that. And one thing, then on the National Council meeting to be organized at Delhi or in Bombay or any other place in the next 3 months. We are also trying to open a new building, a new office in Delhi. So far, IUML was strong in Kerala, Tamil Nadu and other areas. We don't have any office at Delhi. When I was a member of parliament, my residence was the office. But now that is not allowed by government of India. They don't allow to run the office in the headquarters, in residential houses of MPs. Therefore, we have purchased a new building, and Kurram Anish is taking care of remodeling that work, and within 2 months that Delhi office will be
यहाँ पर मुस्लिम लीग उसका सख्त जो है एहतजाज करेगी तेलंगाना में भी आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में यहाँ के लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी मुस्लिम लीग इंतखाबात में हिस्सा लेगी, और इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग का जो है जो मंशूर है उसके मुताबिक जो सेक्युलरिज़म जो मुल्क में मजबूत होना है उसके लिए हम भरपूर तरीक़े से काम करेंगे। और हमारे सदर साहब की मौजूदगी में मैं ये भी मुस्लिम लीग के पूरे इंटायर कैडर को, पूरे अज़लाओं के कैडर को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मजबूती से काम कीजिए, गली कूचों में जाइए, मज़लूमों की जो है सुध लीजिए। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को यहाँ पे हम एक नए बुलंद मुकाम पर लेके जाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ गो भी हैं, जो हमारे मेहमान आए हुए हैं तो हम उनसे दुआ गो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की मीटिंग थी आपके शहर में हैदराबाद में, और इसमें मुस्लिम लीग की नई वर्किंग कमेटी की तश्कील दी गई। इलेक्शन हुआ और वो अनाउंस किया गया सदर साहब के थ्रू, और हम सबसे पहले शकील साहब को दोबारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट चुने जाने पर मुबारकबाद देते हैं, और उसके साथ उनकी बाकी टीम को भी। 30 लोग इसमें चुने गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो 30 लोग मुस्लिम लीग के लिए और पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोर शोर से काम करेंगे इंशाअल्लाह, और मुस्लिम लीग एक फ़ाल पार्टी। निज़ामाबाद में वाक़ टिमरीज़ 2 बॉयज़ स्कूल में स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से तालीमी इदारे के कई तलबा वबाई और जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं, जिस पर वालिदैन और सरपरस्तों की शिकायत पर सीनियर कायद कांग्रेस और साबिक़ा डिप्टी मेयर एम फ़हीम के हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन का एक वफ़द कल रात स्कूल का दौरा किया। मुतल्लिक़ा तालीमी इदारे में स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से ज़ेर तालीम बच्चों को जल्दी इमराज का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर इस वक्त ने बरहमी का इजहार किया। अक़लियती कांग्रेस पार्टी कायदीन ने स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही को तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शबीर के इल्म में भी लाया और फौरी इक़दामात की इस सिलसिले में अपील भी की गई। खुजली की जो बीमारी एलर्जी की होने की शिकायत आम होने पर वहाँ के पेरेंट्स ने हमसे राबिता पैदा किया, और जो हमको जो बच्चों के जो हालांकि वो फ़ोटो डाले वो इंतहाई दर्दनाक और एक ऐसा वाक़या था, दिख रहा था कि ये बच्चे इंतहाई तकलीफ़ में हैं। उसको महसूस करते हुए हमने फौरी टिमरीज़ 2 का दौरा किया और यहाँ पर देखा तो इंतहाई हालत बुरी है। बच्चों की निगहदाश्त सही तरीके से नहीं की जा रही है, ना उन्हें जो ना सही वक्त सही ग़िज़ा प्रोवाइड की जा रही है, ना बाथरूम उनके जो ना साफ़ किए जा रहे हैं। बाथरूम इंतहाई गंदगी का शिकार, कॉरिडोर्स जहाँ पर बच्चे जो ना चलते फिरते हैं वो इंतहाई गंदगी का शिकार है। और खून आलूद हमको याद है, बच्चे कुछ बीमारी हुई शायद बच्चा, क्योंकि उनके नाजुक हिस्से जो ना खून आलूद हो गए। कोई एक बच्चा जो ना उसे जो ना भूख से पहुँच लिया, वो तक वहाँ पड़े हुआ, उठाने वाले नहीं है। हालत ये है कि डाइनिंग हॉल में जब बच्चे शाम का खाना खाते हैं वो बर्तन नहीं उठाया जा रहा, वैसे रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये इंतहाई जो तो इंतज़ामिया और यहाँ के जो ना मुलाजिमीन का इंतहाई लापरवाही का जो ना मुजाहरा किया जा रहा है, जिससे बच्चों की जान को खतरा लाक होगा। इस खुसूस में हम फौरी तौर पे यहाँ के RAC मोहम्मद अब्दुल बशीर और DMW साहब से जो तो DMW से भी हम जो ना रब्ता पैदा किया, और हमने फौरी मुतालबा किया कि तकरीबन इसमें स्टाफ को चेंज किया जाए, और वार्डन को तो खास तौर पर, और वार्डन के ऊपर तो मुकदमा दर्ज किया जाए ख़ास तौर पे। यहाँ पर जो तो उन्होंने, और कल सरकारी दवाखाना रहो या प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बुला के इन तमाम बच्चों का जो ना हंगामी बुनियाद पर जो ना तिब्बी माना किया जाए, ये हमारा जो ना हमने उनसे कहा। और इंशाल्लाह कल आपको जिला कलेक्टर साहब से मिलेंगे, DMW साहब से मिलेंगे। ये तमाम जो यहाँ लापरवाही हो रहे, तमाम जितने टिमरीज़ के स्कूल है गर्ल्स बॉयज़ के, तो पूरा दौरा करेंगे और जो कुछ भी यहाँ पे लापरवाही हो रही है उसका तदारुक कराएंगे हम। चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने वनपर्ती में जामे मस्जिद कलवा लारा का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। वरंगल के शांति नगर अलीनगर इलाके में मस्जिद तक़वा शरीफा और मकतब व मदरसा दारुल अक़म का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कई मौजूद शख्सियात और मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तक़रीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर उबैदुर्रहमान मदनी, चेयरमैन मरकज़ इमाम मुकारी मुंबई और शेख अब्दुल हसीब मदनी थे, जिन्होंने दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी के आसार, नौजवानों के चेहरों की रौनक और चमक ये बता रही है कि एक अरसे से इस इलाके शांति नगर वरंगल में शिद्दत के साथ जो कमी महसूस की जा रही थी,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के महज फजल और अपने ख़ास करम से, फिर मुहसिनीन की कोशिशों से इस जगह को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए कबूल फरमाया। आज से 3 साल कबल जब मस्जिद की ज़मीन के लिए कोशिश की जा रही थी, उस वक्त मुख्तलिफ़ मशवरे आए, मुख्तलिफ़ ज़मीनें देखी गई, लेकिन जमीयत के ज़िम्मेदारान की निगाह इस जगह पर आकर रुकी। रमज़ान मुबारक की आमद की मुनासिबत से मुशीराबाद में कांग्रेस अक़लियती सेल के सर डॉक्टर मिनहाज ने आयशा फंक्शन हॉल में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। मसाजिद में बेहतर इंतज़ामात, बल्दी मसाइल, पानी और दीगर मसाइल को दूर करने समेत दीगर तमाम उमूर पर गौर किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी की इत्तला के मुताबिक तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की अपील की गई। करके फॉलोअप करा ताकि आप अपन इलेक्शन के उसमें अपन कमिटमेंट करें, वो मस्जिद के सामने ड्रेनेज का लाइन जा रहा है, उसका अपन कमिटमेंट करे हुए अपना को काम कराना है पूरा। डॉक्टर साहब बोले अपन ऑलरेडी वाटर वर्क्स के एमडी को सीवरेज लाइन को उसका सैंक्शन कराना है। मैं खुद फ़ोन करके आपको पूछा, अगर नहीं हो रहा था बोला अनिल भाई एमपी साहब के फंड से अपन जनरल फंड में मार्च में नया फंड आता है, उसमें फंड सैंक्शन करा के अपन वो काम कराना है, क्योंकि अपन वो इलेक्शन में जवान है, हार जीत तो अपने नसीब की है और काम करने का इंटेंशन मेरा सही है। तो वो तो मेरा ठीक है, ऊपर वाले के हाथ में हम हारे जीते वो अलग बात है, मगर मेरा इंटेंशन अगर काम कराने का तो कहीं से भी काम कराता हूँ, या जनरल फंड से काम कराता हूँ, एमपी साहब के फंड से काम कराता हूँ, सीएम साहब के फंड से काम कराता हूँ, जनरल फंड से काम कराता हूँ मगर एक बार जवान दिया कराता हूँ। रही बात कई चीज़ों की जो यहाँ पे कई मसले लिखे गए, तकरीबन छोटे छोटे थोड़े सीवरेज के, रोड के, जो ड्रेनेज के तेलंगाना में गैरकानूनी तौर पर चलाई जाने वाली दीगर रियासतों की गाड़ियों के खिलाफ आरटी हुक्काम अलर्ट हो गए हैं। इतलात के मुताबिक हज़ारों गाड़ियां टैक्स चोरी करके आज़ादाना तौर पर चलाई जा रही हैं, जिसकी इतलात मिलने के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने खुसूसी चेकिंग शुरू की। खासतौर पर हैदराबाद, अंगारेड्डी और मेडचल में दीगर रियासतों की गाड़ियों की बड़ी तादाद में नकलो हरकत देखी गई। हुक्काम की जानिब से जाँच के दौरान 60 से ज़्यादा पकड़ी भी गई हैं, जिसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। शहर में कुछ कंपनियाँ दीगर रियासतों के अफराद को मुलाजिमत दे रही हैं, जो बड़ी तादाद में अपनी आबाई रियासतों की रजिस्टर्ड गाड़ियां तेलंगाना में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मसले पर तेलंगाना 4 व्हीलर एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से शिकायत भी दर्ज करवाई। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने हाल ही में अपने पार्लिमानी हल्का इंतखाब रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवाम से बातचीत करके उनके मसाइल की समाअत की थी। राहुल गांधी ने इस हवाले से एक यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी हालिया रायबरेली दौरे के दौरान अवाम से मुलाकातों और उनके मसाइल पर तफसील के साथ रोशनी डाली। राहुल गांधी ने लिखा कि रायबरेली मेरा घर है, मेरा ख़ानदान है। पिछले हफ्ते यहाँ पहुँच कर कुछ ख़ानदानों से मुलाकातें हुई, उनके मसाइल सुने, दर्द बांटना और हल का रास्ता भी निकाला गया। मैं रायबरेली आया था ताकि सबकी आवाज़ें सुन सकूं। ये क्या है? ये किसने बना? अम्बेडकर जी के दिल में ये विचार कहां से आया? आपके समाज ने अपनी आवाज अम्बेडकर जी को दी। आप सब के सब अम्बेडकर हो और विचारधारा आपके अंदर है। अंबेडकर जी ने आपकी आवाज देश के सामने रखी, मगर आज उसी आवाज को दबाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपकी बात सुनने और समझने आया हूँ। तो 4 साल की नौकरी बाद आ जाएंगे तो सर आप उनके विषय में क्या कहते हैं? तो 4 साल बाद रिटायर हो जाए। आप अग्निवीर की बात कर रहे हो? उसमें भी अग्निवीर है सर। देखिए, मैं तो अग्निवीर के विरोध हूँ। ये मेरी सोच है कि अगर देश एक युवा को कह रहा है कि देखो तुम आओ और तुम चाइना बॉर्डर पे जाओ, अगर युद्ध होगा तो तुम देश को अपनी जान दो। अगर देश उसको ये कह रही है तो फिर देश को ये भी कहना चाहिए कि अगर आपकी जान जाएगी तो आपका परिवार हमारी जिम्मेदारी। देश ये नहीं कर सकता कि भैया जाओ आप मरो और अगर मर गए तो हम आपको भूल जाए। इसलिए मैं अग्निवीर मरकजी काबीना ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी, जिसे 10 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने का इम्कान है। बजट का दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसी दौरान हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। अपोजिशन की जमातों, उलमाए कराम और दीगर माहिरीन की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालिफत जारी है। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के दावों के साथ ये बिल लाया गया। हुकूमत के मुताबिक इस बिल में वक्फ क़वानीन में ज़रूरी तरामीम की गई हैं।
और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। असीरान मीडिया ऑफिस फ़लस्तीन ने कहा है कि तूफ़ान अल अहरार के पहले मरहले के 7वें बैच में आज जुमेरात की सुबह 620 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिली। 7वीं कैंप में रिहा किए जाने वाले कैदियों में उम्र कैद और ज़्यादा सज़ाओं वाले 151 कैदी भी शामिल हैं। अल-कुद्स और मगरबी किनारे के 43 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। मुआहदे के तहत 97 कैदियों को जिला वतन किया जाएगा। रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनियों में 445 मर्द, 24 ख़वातीन और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें गज़ा से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 151 दीगर कैदी इसराइलियों को हलाक करने के इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। एक बस को रिहाई पाने वाले कुछ फ़लस्तीनियों को मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइली उफर जेल से निकलकर फ़लस्तीन के शहर रमला पहुँचते दिखाया गया। जैसे ही एक ग्रुप बस से उतरा, उनके इर्द गिर्द जमा होने वाले सैकड़ों लोगों की जानिब से खुशी के नारे लगाए गए। उन्हें रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को अपने कंधों पर उठा लिया। 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी के मुआहदे के पहले मरहले में, जो कि अगले हफ्ते को ख़त्म होगा, तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की 33 इसराइलियों के बदले में रिहाई मुतवक्को है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HCL टेक कैंपस का आज मादापुर में किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत का मकसद तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत वाली रियासत बनाना है। रेवंत रेड्डी हुकूमत अपने तमाम वादों को करे पूरा, आवाम की फलाह बहबूद के कामों में ताख़ीर न की जाए। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत टनल में फंसे अफराद को बेहिफाजत निकालने की कर रही है भी तमाम तर कोशिशें। अपोजिशन का काम इल्ज़ामात लगाना और तनकीद करना रह गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जारी किया रायबरेली दौरे का वीडियो। कहा, अवाम की आवाज़ सुनने किया गया था दौरा। मरकजी काबीना ने वक्फ तरमीमी बिल को दी मंजूरी। 10 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से में पेशी का इम्कान। और तूफान अल अहरार के पहले मरहले के 7वें बैच में आज जुमेरात की सुबह 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। जज्बाती मनाजिर देखे गए। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।